with my videos. So today the topic that we'll be covering is circular table but with double parameter, and then we will take square table. So if you remember the first video that I uploaded, that was also about circular table, but that was single parameter. So what is a parameter? Whatever we have to find out in a given problem is called a parameter. Now it is given that there are 8 people in a circle. So number of people is not a parameter. पर उनकी पोजीशन कि कौन कहाँ बैठेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो पोजीशन इज वन पैरामीटर. Now if you see here, 8 people are sitting around a circular table. So the finding the position of these 8 people is one parameter, and then determining their direction कि वो कौन सा direction face कर रहे हैं, inside या outside, is another parameter. Therefore this is a question of two parameters. Now अभी it says A sits second to the right of B. तो अगर B सेंटर फेस करेगा तो A का पोजीशन कुछ और होगा, और अगर B बाहर फेस करेगा तो उसका पोजीशन कुछ और होगा. इसीलिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक P1 और एक P2. तो यहाँ पे आप देखिए B इज फेसिंग आउटसाइड, देयरफॉर A यहाँ पे इधर बैठेगा, पर P2 में B सेंटर फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि B बाहर फेस करता है या B अंदर फेस करता है, बस बोला है कि उसके राइट साइड पे सेकंड नंबर पे A बैठा है. तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली कि चलो एक बार बना के देखते हैं कि बाहर बैठता है और एक बार बना के देखते हैं कि अंदर की तरफ फेस करके बैठता है. So इसीलिए now we have two possibilities. P1 is one possibility and P2 is another possibility. The next line says both the immediate neighbors of B face a direction opposite to that of B. तो उसके जो दोनों बिल्कुल इमीडिएट नेबर जो बिल्कुल बगल में बैठे हैं वो B का ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे. तो यहाँ पे क्योंकि B बाहर फेस कर रहा है तो इसके ये दोनों इमीडिएट नेबर्स ये दोनों अंदर फेस करेंगे, और इन P2 में क्योंकि B अंदर फेस कर रहा है तो उसके दोनों इमीडिएट नेबर्स बाहर फेस करेंगे. Now only 3 people sit between A and C. क्योंकि 8 ही लोग हैं तो 3 people के बाद C की जगह फिक्स हो जाती है. पर अगला लाइन जो बोलता है कि the one who sits to the immediate left of C faces the center. तो यहाँ पे C अगर सेंटर फेस कर रहा है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पे जो बैठा है वो ऑलरेडी सेंटर फेस कर रहा है. पर अगर C को हम आउटसाइड फेस कराते हैं तो एक और पॉसिबिलिटी बन जाती है इस बंदे के बाहर फेस, इस बंदे के अंदर फेस करने की. तो हमारे पास P3 आ जाता है. लेकिन अगर हम P2 देखें तो इफ C फेसेस आउटसाइड, अगर हम C को आउटसाइड फेस कराते हैं तो उसका जो बंदा बिल्कुल लेफ्ट पे बैठेगा वो सेंटर फेस नहीं करेगा. तो यहाँ पे P2 में C के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो सेंटर ही फेस कर सकता है, बाहर फेस कर ही नहीं सकता. तो अब हमारे पास एक P1 का ऑल्टरनेट अरेंजमेंट बन जाता है P3. अब देखिए जितनी भी लाइनें हैं वो सब फॉलो कर रहा है. जो C के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है वो सेंटर फेस कर रहा है, यहाँ पे भी जो C के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है वो सेंटर फेस कर रहा है, और यहाँ पे भी जो C के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है वो सेंटर फेस कर रहा है. तो हमने P1 में ही हमने C को दो डायरेक्शन दी, एक में हमने C को अंदर फेस कराया और एक में हमने C को बाहर फेस कराया. तो जो P3 है वो P1 का ही एक एडिशनल अरेंजमेंट है. E sits third to the right of C. तो सब में E की पोजीशन फिक्स हो जाती है. E faces outside. अभी E P1 में तो हमने आउटसाइड फेस करा देंगे, लेकिन P3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि E ऑलरेडी यहाँ पे अंदर फेस कर रहा है, पर E को आउटसाइड फेस करना है तो हमने P3 कैंसिल कर दिया. अब हम सिर्फ P1 और P2 को लेके आगे बढ़ते हैं. Both the immediate neighbors of F faces outside. F is neither immediate neighbor of A nor B. मतलब F यहाँ नहीं बैठ सकता और F यहाँ नहीं बैठ सकता, और F या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा. पर अगर F को हमने यहाँ बिठाया तो उसका एक इमीडिएट नेबर सेंटर फेस करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिखा है आउटसाइड फेस करना है. तो यहाँ पे F सिर्फ इधर ही बैठ सकता है. सिमिलरली हम P2 में भी देखते हैं F ना यहाँ बैठ सकता है ना यहाँ बैठ सकता है.
F अगर इधर बैठेगा तो उसका इमीडिएट नेबर एक सेंटर फेस करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और F अगर यहाँ भी बैठेगा तो भी उसका एक नेबर सेंटर फेस करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। Both the immediate neighbors of D face outside. तो अगर हम D को यहाँ बिठाते हैं तो ये बंदा अंदर फेस कर रहा है, मतलब D यहाँ नहीं बैठ सकता, तो D इधर ही बैठेगा। तो A की डायरेक्शन भी फिक्स हो गई, क्योंकि लिखा है कि बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ D, मतलब A भी आउटसाइड ही फेस करेगा। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, तो मतलब G यहाँ आके ही बैठेगा। H and F face opposite directions, तो F की डायरेक्शन अंदर आ जाती है। तो ये हमारे दोनों हमारे दोनों पॉसिबिलिटी में से P1 जो है वो फाइनल पॉसिबिलिटी सेलेक्ट हो जाती है। How many people sit between A and G when counted from the left of G? There are 2 people. Is the position of E with respect to H? तो H के second to the left हो सकता है या फिर 6 to the right हो सकता है। तो क्योंकि 6 to the right ऑप्शन में तो है नहीं, इसीलिए second to the left को हम आंसर सिलेक्ट कर लेंगे। इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन बैठा है? बी बैठा है। तुम्हारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। Which of the following pairs do both the people face the same direction? अब यहाँ पे डायरेक्शन जब हम बोल रहे हैं तो देखिए दोनों ए और सी वेस्ट फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेस्ट ईस्ट की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ सेंटर और आउटसाइड की बात करते हैं। तो सी सेंटर फेस कर रहा है और ए आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ई और डी दोनों अलग डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, डी और जी दोनों सेंटर फेस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है डी जी। बाकी भी चेक कर लेते हैं। एच और एफ ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं और सी और ई भी ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में कि हम जब डायरेक्शन बोल रहे हैं सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, विच मीन्स इनसाइड एंड आउटसाइड, ये नहीं कि अगर सी वेस्ट फेस कर रहा है तो हमें ई को, अगर बोला है सी एन ई फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर सी वेस्ट फेस कर रहा है तो ई को हमें नॉर्थ ईस्ट फेस कराना है। यहाँ पे हम सिर्फ इनसाइड आउटसाइड की बात करते हैं। अब आते हैं स्क्वायर टेबल पे। स्क्वायर टेबल और सर्कुलर टेबल का कॉन्सेप्ट सेम होता है, सर्कुलर टेबल डबल पैरामीटर का, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे डायरेक्शन फिक्स्ड होते हैं। जैसे सर्कुलर टेबल में आपको पता करना होता है कि कौन सेंटर फेस कर रहा है और कौन बाहर, स्क्वायर टेबल में वो दिया होता है। तो यहाँ पे आप देखिए बताया हुआ है कि जो लोग मिडिल ऑफ साइड्स पे बैठ रहे हैं वो सेंटर फेस कर रहे हैं, और जो बाहर कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ लोगों की अरेंजमेंट पता करनी है। इसलिए स्क्वायर टेबल में मोस्टली सिर्फ सिंगल पैरामीटर होता है। डबल पैरामीटर हो जाएगा अगर ये जो लोग दे रखे हैं इनको हमने किसी सिटी को बिलोंग करवा दिया या कोई कार खरीदवा दी, तो वो सेकेंड पैरामीटर बन जाएगा। पर यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो आपका पैरामीटर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपको पता नहीं करना है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब डी जो है वो कॉर्नर पे भी बैठ सकता है और सेंटर पे भी बैठ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सारे कॉर्नर्स, अरेंजमेंट स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करें, आपका अरेंजमेंट सेम ही बनेगा। अगर मैंने माना कि डी कॉर्नर पे बैठ रहा है, तो मैं चाहे डी को इस कॉर्नर पे बैठाऊं चाहे इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे, मेरा अरेंजमेंट एंड में सेम ही बनेगा। तो आपको हर कॉर्नर पे बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कॉर्नर पे बिठाइए। सिमिलरली सेंटर पे अगर मैंने सोचा तो कोई एक सेंटर को भी मैं अगर पकड़ लूँ तो सारे अरेंजमेंट सेम ही बनेंगे। अक्सर लोग ये गलती करते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है कि वो सारे कॉर्नर्स पे लोगों को बिठाना शुरू करते हैं। तो आपको
क्लोज्ड अरेंजमेंट है, इसमें कोई लेफ्ट राइट का सीन नहीं है, तो इसीलिए आप कोई भी कॉर्नर पकड़ लीजिए, आपका अरेंजमेंट एंड में सेम ही बैठेगा। A sits to the immediate left of C, तो अब आप देखिए क्योंकि P1 में C बाहर फेस कर रहा है, तो A का पोजीशन उसके इमीडिएट लेफ्ट पे कैसे होगा, इधर की तरफ होगा। सिमिलरली यहाँ पे C अंदर फेस कर रहा है, तो उसका लेफ्ट ये साइड होगा, दैट मीन्स A यहाँ बैठेगा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन A एंड B। B एंड G फेस द सेम डायरेक्शन। अब देखिए B सेंटर फेस कर रहा है P1 में, तो सेंटर फेस करने वाले की सिर्फ एक ही जगह बाकी है, दैट मीन्स G यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली B यहाँ पे आउटसाइड फेस कर रहा है, और आउटसाइड फेस करने के लिए G के पास सिर्फ एक ही जगह बाकी है। F sits second to the right of H. F is not an immediate neighbor of B. तो F इधर नहीं, ना इधर आ सकता है ना इधर आ सकता है, तो F यहीं आएगा। और बोल रहे हैं कि F जो है वो H के सेकेंड टू द राइट पे है, मतलब H इधर आएगा। और P2 में F के पास सिर्फ यही जगह है, तो F इधर आएगा और H इधर आएगा। E फेसेस द सेंटर। अभी यहाँ पे E के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, पर वो सेंटर नहीं है, दैट मीन्स हमारा P1 कैंसिल हो जाता है और P2 हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन जाता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने अलग अलग लोगों को कंपनीज में बिठा दिया है, तो अब ये डबल पैरामीटर का क्वेश्चन बन गया। B sits at one of the corners of the table. Only 2 people sit between B and the one who works in Dell. The one who works in Toyota, immediate right of Dell. Only 3 between Camlin and Toyota. C second to the left of Camlin. Only one of the immediate neighbors of C works in Tata. तो C का एक नेबर तो ऑलरेडी डेल में बैठा हुआ है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली जो उसकी दूसरी साइड वाला बंदा है वो टाटा में काम। D sits third to the right of the one who works in Tata. Only 3 people between D and E. तो अब P2 में देखिए 3 people के बाद E को बैठाने की जगह ही नहीं है, so P2 will get cancelled because B is already sitting at a place where E should be sitting. F sits third to the right of E. The one who works in Infosys sits to the immediate right of G. Now if अगर हम G को यहाँ बिठाते हैं तो Infosys के लिए जगह नहीं है, अगर हम G को यहाँ बिठाते हैं तो भी Infosys के लिए जगह नहीं है, तो G जो है वो इधर ही बैठेगा। G will work for Tata and C will work for Infosys. Apple second to the right of Apollo. So now see, अगर हम इधर बिठाते हैं तो अपोलो की जगह नहीं है, दैट मीन्स ये वाली जगह और ये वाली जगह पे ही एप्पल और अपोलो बैठ सकते हैं। H is an immediate neighbor of the one who works for Levi's. So अगर हम H को यहाँ बिठाते हैं तो Levi's यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, दैट मीन्स H will work for Apple and B will work for Levi's. The only person left is A. So this is your two parameter square table.